नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस चैनल में और इस वीडियो के अंदर हम देखना चाहेंगे कि फिलहाल मार्केट के अंदर क्या उठक-पुठक हो रही है और इस उठक-पटक में हम क्या नई ताज़ा खबरें हमें मिल रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए और नई ताज़ा खबरों से अपडेट रहिए। तो सबसे पहले अपनी न्यूज़ हम आते हैं। तो सेंसेक्स में आपको मामूली बढ़ोतरी 0.01%, निफ्टी 0.03% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप में लगभग 1% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप में आपको 100% की गिरावट है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपके लगभग 0.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ऑटो सेक्टर हुआ, मिड कैप और रियल्टी सेक्टर सभी में आपको आज के दिन गिरावट नजर आएगी। केवल आपको आईटी सेक्टर ने कुछ थोड़ी सी यहाँ पे राहत प्रदान करी है। तो फिलहाल तो सभी सेक्टर अभी रेड में ही है और कुछ से निफ्टी आईटी अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो सबसे पहला रिजल्ट है हिंदुस्तान कॉपर का Q2 का रिजल्ट आया, जिसमें आपको उसके प्रॉफिट में 67% की बहुत शानदार ईयर टू ईयर आपको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। दूसरा जो आपके बैंक ऑफ इंडिया Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और इसके रिजल्ट्स में भी बहुत शानदार आपको 60% की यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हिंडाल्को के Q2 रिजल्ट आए, ये भी बहुत शानदार आए, इसमें भी आपको 78% की आपको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है ईयर टू ईयर। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए। आगे हम चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, इसके रिजल्ट काफ़ी पुअर आए, काफ़ी निराशाजनक आए। 9.6% की इसमें अब प्रॉफिट में बहुत तगड़ा यहाँ पे आपकी फॉल डाउन हुआ है और साथ ही इसकी जो वॉल्यूम में भी ग्रोथ है 8% की भी है। एशियन पेंट की भी लगभग आप देखेंगे तो लगभग 7% का आज की डेट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट आया था। उसका भी प्रॉफिट काफ़ी कम आया है एशियन पेंट का भी। ओएनजीसी के Q2 रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए, लगभग यहाँ पे 70% की आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी जंप नज़र आ रही है ईयर टू ईयर ग्रोथ में। इसी प्रकार से बलरामपुर जो चीनी मिल से इसके क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी खराब आए, यहाँ पे इसके 60% इसके जो अर्निंग है वो काफ़ी कम हुई है। तो ये इसके काफ़ी बेकार रिजल्ट आए बलरामपुर चीनी मिल्स के। यहाँ पे आप देखिए एल आई सी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछली ईयर। तो इस कारण से इसका जो साल दर साल जो प्रॉफिट है 1.2 ट्रिलियन रुपए की शुद्ध इनकम, शुद्ध आय यहाँ पर आई है, जिससे इसकी आय लगभग देखेंगे 14% ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ हुई है। बहुत शानदार इसकी ग्रोथ नजर आई है और साथ ही साथ अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी ग्रोथ 8% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल इस हिसाब से अभी इसमें एक इन्वेस्टमेंट की हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई नजर आती है। आगे चलते हैं, इक्विटी के अभी यहाँ पे आंकड़े आए जो बहुत ही शानदार, म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जानदार नज़र आ रहे हैं। तो जिसमें ये रिकॉर्ड हम देखते हैं तो ये जो महीने दर महीने इसके एमओएम में 22% की आपकी बहुत मैसिव जंप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे ये 22% की आपको यहाँ बहुत शानदार यहाँ पे आपको जंप नज़र आ रही है, जो कि इस वर्ष अक्टूबर में 41,887 करोड़, जो कि पिछले इसका रिकॉर्ड था 40,608 करोड़ का, जो कि इसने जून महीने में बनाया था। यानी इसी साल इसने बहुत ही रिकॉर्ड आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ भी हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट दबा के कर रही है अपने रिटेलर्स, इंडियन जो पीपल बहुत, जिसकी वजह से आपके जो डीआईएस के हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितने स्ट्रॉन्ग है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए इस डाटा से आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएगी। यहाँ पे देखो, कल की वीडियो भी आप जाके देख लेना, तो आपको मैंने इसका यहाँ तक 8 तारीख तक का मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था। वीडियो बहुत अच्छी बनी है, इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। आज इस डाटा में देखिए 11 नवंबर का जो डाटा है, इस डाटा में देखिए आप लगभग FIS वापस यहाँ पे DI से आपको उतने ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं जितने FIS रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन हमारा DIS भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। जितना दबा के FIS बेच रहे हैं उतना ही दबा के अपना DI भी खरीद रहे हैं। तो खरीदने दीजिए, अपने दबा के यहाँ पे जो इंडियन जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल तक तो अच्छी यहाँ पे ये आंकड़ा बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। आगे भविष्य में कुछ ना कुछ अभी जो गिरावट आ रही है
रुकेगी और एक अच्छी हमारे पास रैली नज़र आएगी। आगे हम चलते हैं यहाँ पे हम ओला के कुछ बातें पढ़ना चाहेंगे। तो ओला कंपनी के जो फाउंडर्स है भावेश अग्रवाल, ये हैं। आप उनको देखिए तो इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि इसका जो आप ड्रॉप डाउन देखेंगे 12%, 1% में इसने बहुत शानदार यहाँ पे गिरावट, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये गिरावट काफ़ी मैसिव गिरावट है और यदि आप इस गिरावट को आप इसी से लगा सकते हो कि जैसे पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जो आया था, वो आईपीओ इसको खिलाया था 76 रुपये का, और अभी इसने इंटरडे में यदि आप देखो 70.54 को इसने टच किया, यानी ये अपने फिलहाल आईपीओ से भी नीचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ये तो थोड़ा सा इसके लिए आप समझ सकते हो एक नेगेटिव थोड़ी बात है। और इसका आईपीओ 9 अगस्त को आया था, 24 इसी वर्ष में। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 5 नवंबर 3 महीने में इसने इसके शेयर में देखो 12.4% की आपकी काफ़ी तगड़ी मैसिव गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं पढ़ना चाहूँगा कि इस मंगलवार 5 नवंबर 2024 को 3 महीने की लॉक इन अवधि समाप्त होने से पिछले एक सप्ताह में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर में 12.4% की गिरावट आई है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, लॉक इन पीरियड। यहाँ पे लॉक इन पीरियड कब खत्म हो रहा है? 5 नवंबर को खत्म हुआ है। तो फिलहाल तो ये गिरावट तो बनी रही है। और लॉकिंग पीरियड का मतलब है कि जो शेयर यहाँ पे इस नीचे पैराग्राफ को यदि आप देखोगे तो जो शेयर बेचे नहीं जा रहे थे वो शेयर कितने, लगभग 8.2 करोड़ 182 मिलियन शेयर थे जो अभी तक बेचे नहीं जा रहे थे इस अवधि में, अब वो फ्री हो चुके हैं और बेचे जा सकते हैं। यदि वो ही बिकते हैं जो कि इसकी कुल इक्विटी का 4% है, तो आप समझ सकते हो लगभग 4% और नीचे अभी स्टॉक जा सकता है। और उसको देखा देख उसको 4% नीचे और जा सकता है, और उसको देखे देख हो सकता है और भी 5-6% की गिरावट नीचे आ सकती है। तो फिलहाल तो ये इसके साथ ओला के साथ एक नेगेटिव बात है, लेकिन कुछ इसके साथ पॉजिटिव बातें हैं। पॉजिटिव बात भी देख लेते हैं कि ये जो ओला है अभी भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में बाजार में आपके सबसे अग्रणी टॉपर है। और कुल 2024 सितंबर तक कुछ अपने इंडियन बाजार का लगभग इसने 30% हिस्सेदारी इसी के पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल दोपहिया में। तो फिलहाल इस अभी तो अपनी लीडरशिप में है, लेकिन और साथ ही साथ इसने देखिए कि इसमें इसको पता लग गया है भाई भावेश अग्रवाल को कि भाई आपको कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ेगी। कि केवल ये ऐसे नहीं कि आपने आपने बाइक बेच दी है और आपने प्रॉफिट ले लिया और रफा दफा हो गया। इसके लिए इसको देखते हुए उन्होंने अपनी योजना बनाई मार्च 2025 में से इन्होंने देखिए कि 782 से बढ़ा के 2000 स्टोर कर दिए हैं, अपने विस्तार कर दिया। साथ ही साथ अभी इन्होंने बोला था कि ये अपनी सर्विस को भी सुधारेंगे। तो फिलहाल कंपनी अच्छा काम कर रही है। आगे चलते हैं, आगे देखिए तो आगे हम देखते हैं। तो अभी आज ही की डेट में एसबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस प्रकार ट्रम्प 2 का सीजन आया है, अमेरिका में ट्रम्प 2 आए हैं, तो उस कारण से हो सकता है रुपये के आप यहाँ पे 8 से 10% की कमज़ोर हो सकता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव आपके लिए रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप बाहर से माल मंगाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, आयात करवाओगे तो आयात की कंडीशन में आपको ज़्यादा पैसा आपको अपना देना पड़ेगा। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है तो निश्चित रूप से इंडिया की इकोनॉमी के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये खुद आरबीआई की अपने एसबीआई की रिपोर्ट में अभी आज ही के दिन यहाँ पर ये प्रसारित किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी अपने यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आपके यहाँ पर अजरबैजान में हो रहा है। तो वहाँ पर देखिए अभी क्या नई खबर है, अभी थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके ये अभी अपन को इंडिया चाहता है 2070 तक अपन पूरा नेट जीरो अपना कार्बन जीरो वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना चाह रहा है। तो वहाँ पर ये है काम किया जा रहा है कि अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परिवहन में जो ट्रकों का काम लिया जाता है उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा अपना पोल्यूशन होता है। तो फिलहाल इस पर नज़र है कि इन ट्रकों को मॉडिफाई किया जाए या इनके इंजन को कुछ किया जाए। तो इसको लेकर फिलहाल तो ये काम हो रहा है कि इनके में जो डीजल है, इन डीजल के स्थान पे आपके प्राकृतिक गैस या एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस को इसमें काम लिया जाए। ये और इसी को देखते हुए क्या हो रहा है कि गौतम अडानी और प्रशांत रुइया जैसे अपने जो बड़े दिग्गज जो खिलाड़ी हैं वो इसमें अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर करते हो तो आज जो अडानी टोटल गैस है एटीजीएल जो काफ़ी लंबे समय से सुस्त पड़ा है, तो हो सकता है उसमें अपन को रैली नज़र आ सकती है। आएगी नहीं आएगी वो तो आगे निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। क्योंकि
लोकल स्तर पे यदि आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जितने भी छोटे ऑपरेटर्स हैं वो भारत के अंदर वो इस चीज़ को अभी नकार रहे हैं कि वो ट्रकों में इलेक्ट्रिक वाला जो इंजन है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे और साथ ही साथ वो एलपीजी एलएनजी के तो बिल्कुल पक्ष में नहीं है, डीजल वाले स्थान पे को रिप्लेसमेंट करना नहीं चाहते। तो ये थोड़ी सी इंडियन मार्केट में थोड़ी सी समस्या है। अगर इंडिया में भी ये चीज़ आ जाती है तो निश्चित रूप से जो नेचुरल गैस से संबंधित जो कंपनियां हैं चाहे गौतम अडानी की एटीटीएल हो या प्रशांत रुइया की कंपनी हो उनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है भविष्य के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो एक न्यूज आई है और ये न्यूज आई है आपके स्विगी और जोमेटो को लेकर। इसके लिए ये था कि 4 अप्रैल 2022 में अपने इंडिया के अंदर सीसीआई जिसका फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया था कि इन दोनों कंपनियों के लिए नोटिस जारी किया गया था कि वे इन्होंने एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन के तहत गलत अपने संसाधनों का उपयोग किया है। उसका इन्होंने अभी फिलहाल आपके जो बीसीए ने नोटिस जारी किया कि वही 4 अप्रैल 2022 के सीसीए ने इनके खिलाफ नोटिस दिया और अभी तक जो खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें फ़िलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो थोड़ा सा ये इनके लिए दोनों कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे बात है कि वही अभी तक इनको जो खिलाफ जो नोटिस था और जो कार्रवाई हुई थी फिलहाल इनके एंटी में कोई वो बात नहीं आई है। आगे जो आपके जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी है, बिलियनर अडानी गौतम अडानी साहब की जो कंपनी है ये कंपनी अपने नई एक सीमेंट कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट कंपनी। उसमें 81,000 करोड़ के साथ ये डील करी है। ये डील किस कारण से हो रही है और डील हो रही है आपके यहाँ पे ये इस कंपनी के अंदर 46.80% स्टेक यहाँ पे खरीद रही है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो अकॉर्डिंग टू सीसीआई नोटिस द प्रपोजल ट्रांसजेक्शन इज द टू स्टेज एक्विजिशन प्रोसेस। तो इनको अप्रूवमेंट मिल चुका है और ये अप्रूवमेंट इनको 2 स्टेज में होगा। तो थोड़ा सा इनके लिए ये आपके बिजनेस की बात थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसमिस 1994 सेबी अपीयर अगेंस्ट अंबानी एंड रिलायंस एंटिटीज। तो सेबी ने 1994 में एक यहाँ पे मामला था, वो मामला था ट्रांजेक्शन का और ट्रांजेक्शन वो आपके था जो रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी थी उसमें गौतम आपके अंबानी जो दोनों भाई हैं अनिल अंबानी मुकेश अंबानी उनके खिलाफ कुछ इस तरह से कोई ट्रांजेक्शन का मामला था। वो उसके खिलाफ जो याचिका थी उसको पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है, उसको बंद कर दिया है। तो जो वो आपके सेबी ने नोटिस दिया था जो याचिका लगाई थी वो थी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी और ये किस प्रकार का आप देख सकते हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूजुअली इशू किया जाता है हाई रेटेड कंपनी के द्वारा और ये पब्लिक को दिया जाता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अमूल कंपनी जो अपने इंडिया के अंदर यहाँ पे दूध के आपके जो कंपनी है मिल्क। तो ये अपना जो देखें तो ये अपना यूरोपियन मार्केट में अपनी एंट्री बना रही है। अमूल टू एंटर यूरोपियन मार्केट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। इसके जो एमडी है JNS मेहता उन्होंने इसकी सूचना दी है और ये आपके दूध के जो प्रोडक्ट है वो यूरोप में उतार रहे हैं। नेक्स्ट है एलन मस्क की स्टारलिंक की। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर एलन मस्क को थोड़ा सा किस प्रकार से फ़ायदा हो रहा है भारत के अंदर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलन मस्क ने देखे स्टारलिंक ने कथित तौर पर भारत की सुरक्षा और डेटा स्थानीयकरण नीतियों को अनुपालन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी है। तो अभी तो भारत चाहता था कि भाई स्टारलिंक भारत में आए लेकिन उसके जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। तो उसकी जो नीतियाँ थी उसको स्टारलिंक ने अपने मान लिया है। अब सैद्धांतिक रूप से माना लेकिन अभी ऑफिशियली उसको माना नहीं है। लेकिन ये अगर ये एक चरण रूप से आगे बढ़ गए तो स्टारलिंक रूप से निश्चित रूप से भविष्य में लगता है कि भारत में इनकी एंट्री होती नज़र आ रही है क्योंकि धीरे धीरे इनका रास्ता साफ होता जा रहा है।